स्टार्ट करते हैं फिर अपना अगला टॉपिक जो फोरकास्टिंग चैप्टर का है, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इससे पहले जो है हमने टाइम सीरीज एनालिसिस पे बात की थी, और उसके बाद हमने रिग्रेशन एनालिसिस पे बात की थी। हाइलो मेथड पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कोरिलेशन के हवाले से हमने कुछ बात की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू जो है टॉपिक, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में या बिजनेस में जो है कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम डिफरेंट फिगर्स यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फिगर्स को यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, और अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। ठीक है, कि हम डिफरेंट ईयर्स की फिगर्स देखते हैं, उनको असेस करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंट फिगर्स हम यूज करते हैं, जो डिफरेंट फिगर्स हम यूज करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन में एक और चीज का इफेक्ट भी शामिल हो सकता है। ठीक है, वो चीज क्या है, और वो भी हम एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सिनारियो में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर कैसे जो है उस चीज को ओवरकम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि फॉर एग्जांपल द टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड बाय होटल इज सीन टू बी इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर व्हिच माइट बी इंटरप्रेटेड एज मीनिंग दैट द कंपनी इज जनरेटिंग ग्रोथ। फॉर एग्जांपल एक होटल है। ठीक है, होटल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस होटल का जो है हम हर साल का रेवेन्यू देख रहे हैं। हमने दो पिछले जितने भी साल हैं उनका हमने रेवेन्यू देखा कि यार ये 2011 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का, 15 का, 16 का है। अब वो जो रेवेन्यू में अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज का मतलब यही है ना कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इंक्रीज का मतलब ये है ना कि हमारे होटल्स के रूम ज्यादा बुक हो रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी ही हो। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है, यहाँ से आप पढ़ें कि इट मे बी दैट द इंक्रीज इन रेवेन्यू रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन प्राइस चार्ज रूम रेट्स। हो सकता है कि 2011 में 2012 में हमारा जो रेवेन्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2011, 2012 में हमने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। हो सकता है हमारी कोई ग्रोथ ना हो रही हो, कोई ज्यादा लोग हमारे पास ना आ रहे हो, बल्कि जो रूम्स हम दे रहे हैं उनकी हमने प्राइसेस ही बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो इंक्रीज इन रेवेन्यू शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2012 की जो ग्रोथ है 2011 के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है, किस चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। कितनी ज़्यादा तो नहीं है, किस चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या यही शो करिए कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ इंक्रीज करिए, या इन अदर सिचुएशन कॉस्ट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट की भी एग्जाम्पल हो सकती है। तो जो रेवेन्यू में इंक्रीज है वो ये सिर्फ इंडिकेट नहीं करता कि आपका वॉल्यूम एक्टिविटी के मुराद ये है कि कंपनी जो है ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करिए टुवर्ड्स द होटल, रूम ज्यादा बुक हो रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने अपना प्राइस ज्यादा चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हुए इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हैं। इंडेक्स नंबर से हम कंपैरिजन करते हैं। इंडेक्स नंबर से हम देखते हैं कि यार जो करंट ईयर की फिगर है वो पिछले साल के मुकाबले में कितने, क्या परसेंट शो हो रही है। ठीक है, और उसको यूज करते हुए हम फिगर्स को एडजस्ट करके रियल मानों में देख सकते हैं कि क्या हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर अपना। इसी रजिस्ट्रेशन से मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ, इसी रजिस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगी। अब एक रजिस्ट्रेशन है, उसमें उसने बताया हुआ है कि एक होटल है, उसके रेवेन्यू की उसने फिगर्स बताई है कि 2010 में उसका रेवेन्यू था वो 1150 था, 2011 में 1250, 12 में फिर अगेन 1200, फिर 1250, फिर 1300। यानी कि रेवेन्यू में आपको एक क्या नजर आ रहा है, रेवेन्यू हर साल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो बजाय तो आप कह रहे होंगे यार रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसने फिर कुछ सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस भी साथ बताई कि यार ये हम सेलिंग प्राइस हर साल चार्ज करते रहे। ठीक है, 2010 में वो 20 चार्ज करते रहे, 21 में 23 चार्ज करते रहे, 22 में 26 पर रूम चार्ज करते रहे, 2020 13 या 23 जो भी आप कह सकते हैं। एक्स का मतलब अगर एक्स अगर जीरो है ना, तो उसका मतलब है सारी फिगर आपने, ये जो फिगर है ये वन हो जाएगी। तो ये फिगर जो है आपकी अगेन एक, अगर इसका मतलब एक्स का मतलब जीरो है तो इसका मतलब ये 2000 बन गया ईयर, तो अगला ईयर जो है वो 2001 होगा। एक्स की जगह सारी जगह जीरो लग जाए, 2002, 2003, 2004। ठीक है, तो ऐसे इसको इंटरप्रेट करना है। एग्जाम्पल एग्जाम में भी ऐसी फिगर्स दी होती हैं। तो खैर, अब सेलिंग प्राइस जो है आपको नजर आ रहा है कि हर साल जो है वो इंक्रीज हो रही है। 2013 में थोड़ी सी कम कर दी गई है, और 2014 में अगेन जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपको एक डाटा गिवन है। अब हमने कैसे इस डाटा को यूज करते हुए बताना है कि यार क्या इन रियल मीनिंग कंपनी ग्रो करी है या नहीं।
तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप जो है करंट ईयर फिगर, CYF का मतलब है करंट ईयर फिगर, उसको आप बेस ईयर फिगर से डिवाइड करते हैं कि जिस फिगर के मुताबिक आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस फिगर के हिसाब से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो इससे आपके पास इंडेक्स नंबर्स आ जाते हैं डिफरेंट ईयर्स के, ठीक है। इससे आपके पास डिफरेंट ईयर्स के इंडेक्स नंबर आ जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब पहला सवाल तो ये हो जाएगा कि यार बेस ईयर क्या लेना है, ठीक है। तो बेस ईयर यूजुअली जो है वो फर्स्ट ईयर होता है। बेस ईयर वर्ड का जो मतलब होता है ना, बेस ईयर वर्ड का मतलब ये होता है कि जो जिस ईयर के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस ईयर जो है जिस ईयर के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसको आप बेस ईयर कहते हो, ठीक है। इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि बेस ईयर जो है वो 2010 है, और 2010 का इंडेक्स नंबर उन्होंने 100 निकाला हुआ है। वो कैसे निकाला हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बेस ईयर हमने 2010 लेना है। अब बेस ईयर जो है वो कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर एक उन्होंने चीज बताई हुई है कि बेस ईयर जो है आपने वो ईयर लेना है जिसमें एबनॉर्मल अकरेंसेस ना हो रही, यानी कि ऐसा ईयर जिसमें चीजें बिल्कुल सही हो रही है, कोई एबनॉर्मेलिटीज ना हो, कोई अप डाउन ना हो, ठीक है। ये कोई मतलब ये चीज जो है जैसे आपने रीड कर लेनी है, कोई एग्जाम पॉइंट तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे उसने बताया था कि टिपिकल ईयर या बेस ईयर आपको कौन सा लेना चाहिए, एब्नॉर्मल अकरेंस वाला ही जिसमें ना हो वही लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए जो हम ऐसी फिगर लें जो कि नॉर्मल हो, ठीक है, उसमें कोई इरेगुलरिटीज ना हो। तो सिंपल इसकी ये बात होती है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं। अब सेलिंग प्राइस जो है 23 है। अब मैं इसका इंडेक्स नंबर, अब पहले ईयर का इंडेक्स नंबर 100 कैसे आया, आपने क्या किया, आपने जो 2010 ईयर है उसकी सेलिंग प्राइस 20 है, यानी कि करंट ईयर फिगर यही होगी, और कंपैरिजन भी तो बेस ईयर का 20 से ही हो रहा है ना। यही ईयर ही 2010 है, तो इसका मतलब है कि बेस ईयर भी यही है। तो मल्टीप्लाई पे आप 100 करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगी फिगर वो आ जाएगी 100। अब 2011 का कैसे होगा, करंट ईयर अब 2011 का 23 हो गया, और ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई पे आप 100 करेंगे। तो कैलकुलेटर आप लोगों का आपके पास होना चाहिए। तो 23 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दे देगा 115। तो इंडेक्स नंबर 2011 का आ जाएगा 115। इसी तरह आप 2012 का निकालें, कैसे निकालेंगे, 26 को बेस ईयर से, क्योंकि आप बेस ईयर के हिसाब से देख रहे हैं, डिवाइड कर दें। 26 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको दे देगा 130। इंडेक्स नंबर इसका आ गया। 25 को अगेन आप 20 से डिवाइड करें 2013 का इंडेक्स निकालने के लिए। 25 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपके पास आ जाएगा इन 125। और 28 को लास्ट 20 से डिवाइड करें, 28 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास आ जाएगा 140। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर्स आ गए, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर आ गए सारे ईयर्स के। इसमें हमने इंडेक्स नंबर में किया कि हमने कहा है कि जी 2010 हमारा बेस ईयर है, या 20x0 हमारा बेस ईयर है, और हम बेस ईयर्स के हिसाब से देखते हैं कि बाकी ईयर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 115 का मतलब ये है कि बेस ईयर के मुकाबले में 15% इंक्रीज हुई है सेलिंग प्राइस। 130 का मतलब ये है कि बेस ईयर यानी कि 2010 के मुकाबले में कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है, 30%, क्योंकि 2010 का इंडेक्स नंबर क्या था, 100 था। यहाँ पर 25% आपकी सेलिंग प्राइस में इंक्रीज आया है, और यहाँ पर 40% सेलिंग प्राइस में इंक्रीज आया है एज कंपेयर टू योर 2010। ये देखिए इंडेक्स नंबर हमें बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, हमें बता रहा है कि उस बेस ईयर की फिगर के हिसाब से क्या चेंजेस आई हैं सब्सिक्वेंट ईयर में। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सब्सिक्वेंट ईयर में जो चेंजेस आई हैं, सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो चेंजेस आई हैं बेसिकली वो क्या है, कितने परसेंट है, ठीक है। जैसे सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और अब जो है आप, अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ये जो रेवेन्यू में मेरा इंक्रीज एक मुझे शो हो रहा है कि 1150 से 1250 हो गया था, ठीक है, फिर उसके बाद 1200 हो गया, फिर 1250 हो गया, फिर 1300 हो गया, यानी कि इंक्रीज कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर फिर अगेन यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप डाउटफुल हो जाते हैं कि यार ये तो सेलिंग प्राइस में भी इंक्रीज आ रही है, यानी कि 2014 की सेलिंग प्राइस 2010 के मुकाबले में 40% ज्यादा है, तो हो सकता है इसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज आ रहा हो। तो अब जो है आपके पास इंडेक्स नंबर आ गया। अब इसको आप यूज करते हुए जो फिगर्स हैं उनको रीस्टेट करेंगे, ठीक है। उनको आप रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये रीस्टेटिंग और ये वो आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब रीस्टेट उसने किया है। रीस्टेट उसने कैसे किया, उसने कहा है कि 2014 के हिसाब से 2014 की प्राइसेस, यानी कि वो प्राइस जो कि 140% है, 40% मोर है एज कम्पेयर टू 2010। 2014 की प्राइसेस के हिसाब से अगर मैं रेवेन्यू निकालूं तो हर साल का क्या रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। 2014 के हिसाब से, यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझिए आज 2014 है,
और 2010 के हिसाब से आपने कैलकुलेशन किया, तो आप देखेंगे कि आज के हिसाब से वो क्या फिगर्स क्या होनी चाहिए थी। लेकिन ना करंट वैल्यू के हिसाब से, आज के डे के हिसाब से आपको फिगर्स पता चलेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा ना कि हाँ हाँ कि वाकई में इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। तो उसने कैसे निकाली है, अब यहाँ पर गौर से देखें, इंडेक्स नंबर को उसने यूज किया। 2010 का रेवेन्यू जो गिवन था वो 1150 था। अब जो 1150 गिवन है वो 100% के बराबर है, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 140 कर दिया, क्योंकि मैंने 140%, क्योंकि अब मैंने इंक्रीज के साथ शो कर दिया ना, मैंने ये शो करना है कि 2010 की जो फिगर है वो 2014 के हिसाब से क्या है। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1610 आ जाएगा। इसी तरह उसने ये वाली की है, 1250 जो है जो फिगर थी वो 115 थी, ठीक है, 115% थी, क्योंकि उसमें एक 15% इंक्रीज शामिल था, ये आप ऊपर देख लें, आपने निकाला भी है ये। तो ये 115 के बराबर है। मैंने 2014 यानी कि आज के बराबर देखना है कितनी है। आज से मुराद मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आज 2014 है। इससे आपके पास 1522 आ जाएगा, फिर इससे आपने 1292 किया, फिर 1400 किया, फिर 1300 किया। अब आपको इन फिगर से, एडजस्टेड फिगर से आइडिया हुआ कि यार अगर मैं करंट ईयर के हिसाब से देखूं, इस एडजस्टेड फिगर्स के हिसाब से देखूं, तो इन रियल जो है मेरा रेवेन्यू 2010 से 2011 में फॉल किया, 2011 से 2012 में अगेन फॉल किया, 2012 से 13 में कुछ इंक्रीज उसमें आया स्लाइटली, लेकिन अगेन 14 में वो फॉल कर गया, ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि यार ये जो रेवेन्यू मुझे सही मानी में इंक्रीज नजर आ रहा था, ये जो फैक्टर था वो जिसको इन्फ्लुएंस कर रहा था वो सेलिंग प्राइस में चेंज था, कि सेलिंग प्राइस के ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, ठीक है। सेलिंग प्रॉब्लम तो अराइज नहीं होती, यानी कि सेलिंग प्राइस के ज्यादा होने की वजह से रेवेन्यू में ग्रोथ ज्यादा शो हो रही थी। लेकिन इन रियलिटी जब आपने चीजों को एडजस्ट किया तो आपको पता चला कि यार जो 2010 का रेवेन्यू है आज के हिसाब से 1610 है, तो 2014 का रेवेन्यू इससे कम 1300 है, यानी कि आपका रेवेन्यू गिर रहा है। इंक्रीज सिर्फ इसलिए शो हो रहा है कि आपने सेलिंग प्राइस ज्यादा चार्ज की है, तो आप कोई ग्रो नहीं कर रहे थे, ठीक है। ऐसे जो है ना इंडेक्स नंबर्स आपको बताते हैं, कंपैरिजन करते हैं उन चीजों का जो कि चेंज होती हैं ओवर द टाइम। इंडेक्स नंबर यूजुअली जो है, और यूजुअली क्या ज्यादातर जो है वो इसी चीज में यूज होते हैं, इन्फ्लेशन के पर्पज के लिए। इनका पर्पज ये होता है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके फिगर्स को रीस्टेट करना, ये इंडेक्स नंबर का पर्पज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रिटेल प्राइस इंडेक्स और प्राइस इन्फ्लेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो कि रीस्टेट करती है अपनी सेल्स और कॉस्ट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉस्ट होती है, तो आप कॉस्ट को भी देखते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, फिर आप रीस्टेट करके देखते हैं कि हाँ हाँ कि असल में कॉस्ट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। जैसे चीजों की प्राइसें महंगी हो जाती है ना, तो हो सकता है कि आपकी कॉस्ट एक साल में ज्यादा शो हो रही हो, लेकिन प्राइस महंगी थी उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हो रही हो। रीस्टेट करके पता चला कि कॉस्ट हाँ कम है एज कम्पेयर टू टुडे, ठीक है, जो तो पिछले साल की थी एज कम्पेयर टू टुडे कम है। तो ये जो है आपको इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर्स की टाइप में देखें, ये आपको जस्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, दैट्स इट। फॉर एग्जाम में जो है आपके फॉर्मूलाज ही टेस्ट होंगे। अब इंडेक्स नंबर की कुछ टाइप्स हैं। सिंपल इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर को आप इंडेक्सेस भी बोलते हैं। चेन बेस्ड इंडेक्स है, मल्टी आइटम और वेटेड इंडेक्स है। ये जो है थोड़ा, ये इसकी थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। और बाकी ये सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला है। सिंपल इंडेक्स, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था वो सिंपल इंडेक्स ही है। सिंपल इंडेक्स इज द वन दैट मेजर्स द चेंजेस इन ईदर प्राइस, या तो प्राइस में, जैसे ऊपर सेलिंग प्राइस की हमने बात की थी, या क्वांटिटी में सिंगल आइटम की, सिंगल आइटम की प्राइस में क्या चेंजेस आ रही हैं या क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, वही कंपैरेटिव फिगर्स बताता है, ठीक है। तो इसमें बस प्राइस और क्वांटिटी का इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स ही बताया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि अगर आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो तो आपको ये बताएगा कि इट विल शो द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आइटम सिंस द बेस ईयर, कि बेस ईयर के मुकाबले में प्राइस में कितना इंक्रीज आया है। और क्वांटिटी इंडेक्स ये बताएगा कि क्वांटिटी में कितना इंक्रीज आया है एज कम्पेयर टू बेस ईयर क्वांटिटी, यानी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी बताता है आपको एज कम्पेयर टू बेस ईयर। तो फॉर्मूला वही है, ठीक है। P1 का मतलब है करंट ईयर ही, करंट ईयर फिगर। P0 का मतलब है बेस ईयर फिगर। तो आप बेस ईयर यानी कि जो जिस फिगर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो। Q1 का मतलब है करंट ईयर फिगर, यानी कि क्वांटिटी का आप इंडेक्स निकाले, उसमें क्वांटिटी कंसिडर करोगे केजी में या लीटर्स में। और Q0 का मतलब है बेस ईयर फिगर। तो प्राइस इंडेक्स आपको बताता है कि परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, क्वांटिटी इंडेक्स आपको बताता है परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द बेस ईयर। अब प्राइस का ऊपर आपने सेलिंग प्राइस का देखा, वही सीन था, वही वही सब कुछ था। अब क्वांटिटी का आप देख लें, वो कह रहे हैं 6500 आइटम्स आपने 2014 में सेल की है और 6000 आपने 2013 में की है। तो इंडेक्स नंबर क्या निकाला आपने, 108.3 आ गया। वही अभी इस साल की जो है वो करंट ईयर 2020 है, और उसने बताया हुआ 20 को आपने बेस ईयर यूज करना है, तो डिवाइड कर दिया 6000 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 108.3 आ गया।
वो आपको ये बता रहा है कि जो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है वो 8.3% से हुई है इस साल में। ठीक, तो सिंपल कैलकुलेशन से इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जो इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे थे, हमने ऊपर प्राइस इंडेक्स निकाला सेलिंग प्राइस को यूज करते हुए, फिर हमने अभी क्वांटिटी इंडेक्स के ऊपर निकाला, छोटी सी इलस्ट्रेशन थी। तो इसमें हम करंट ईयर फिगर को किससे डिवाइड करते थे? बेस ईयर फिगर से डिवाइड करते थे। तो चेन बेस इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि हम जो वैल्यू जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम बेस ईयर से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम पिछले साल से एक्सप्रेस करेंगे। हम देखेंगे कि जो चेंजेस है पिछले साल के मुकाबले में क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने, एक शॉपकीपर है, उसके जो सेल्स है, जो उसने सेल्स जनरेट की उसके बारे में बताया हुआ है, 2011 की कितनी है, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की। ठीक है, तो चेन बेस इंडेक्स में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार 12 की 11 के मुकाबले में क्या चेंजेस है उसमें, 13 की 12 के मुकाबले में क्या चेंजेस हैं। ठीक है, इसी तरह 14 की 13 के मुकाबले में क्या चेंजेस हैं, और 15 की 14 के मुकाबले में क्या चेंजेस हैं। तो ये आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर बताता है। तो इसका मतलब ये है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर, ना कि बेस ईयर फिगर, मल्टीप्लाई बाय 100। पिछले साल के हिसाब से क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी की हुई है। 2011 में सेल्स रेवेन्यू 1000 है, क्योंकि पिछला साल तो कोई है ही नहीं, तो इधर चेन बेस इंडेक्स कोई होगा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती। अब 2012 की उन्होंने निकाली हुई है, 1100 जो है वो इस साल की फिगर है, आपको नजर आ रही है। पिछले साल की 1000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 110 आ गया इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर। इस तरह 2013 में 1210 था, पिछले साल का क्या थी फिगर? 1110, उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, अगेन 110 आ गया, अगेन 14 का भी 110 आ गया, और 15 का भी 110 आ गया। ये क्या चीज शो कर रहा है कि ये जो इंडेक्स नंबर है ये कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इंटरप्रेट कैसे करेंगे आप? ऑल्दो द सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम रेडियोस हैज इंक्रीज्ड ईच ईयर, कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो हर साल रेडियो से इंक्रीज हो रहा है, बट द चेन बेस इंडेक्स नंबर हैव रिमेन्ड स्टैटिक एट 110, लेकिन जो इंडेक्स नंबर है वो कांस्टेंट रह रहा है। देयरफॉर द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स रेवेन्यू इज कांस्टेंट रादर देन इंक्रीजिंग। देखिए ये अब आपको कंफ्यूज कर रही होगी स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेट है इंक्रीज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, यानी कि जो परसेंटेज है इंक्रीज ऑफ सेल्स रेवेन्यू की, वो कांस्टेंट है। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो परसेंटेज है कांस्टेंट परसेंटेज से बढ़ रहा है, 10%, 10%, 10%, 10%। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि पिछले साल 10% इंक्रीज आया था, इस साल 15% आया, इस साल भी 10% ही आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में। तो जो रेट है ना आपका, रेट, जो सेल्स का इंक्रीज रेट है वो कांस्टेंट ही है। तो रेट में आप इंक्रीज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट ये था कि आपने 20% जो है आपका हर साल पिछले साल के मुकाबले में आप ज्यादा, आपका रेट से सेल्स इंक्रीज हो, लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सेल्स परसेंटेज है वो कांस्टेंट ही है। पिछले साल के मुकाबले में 10% ही सेल्स बढ़ी है, कुछ ज्यादा परसेंट नहीं बढ़ी। ठीक है, ऐसे आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो है ये भी एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, इससे आप देखें फिगर्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने एक सवाल कर रहे थे, यहाँ पर ये अब फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं, यहाँ पर 115 आ गया, 150 ये वो भी इसमें अभी आया नहीं है, 115 में वो नहीं आया। ठीक है, वो भी नहीं आया, सही। वो चीजें भी नहीं है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी ये हम बात कर चुके हैं चेन बेस्ड मेथड। if the series of index number are required for different years showing the rate of change of variable from one year to next, अगर आपको कोई ऐसा इंडेक्स नंबर चाहिए जो कि ईयर टू ईयर चेंजेस को शो कर रहा है, तो आप चेन बेस्ड मेथड जो है वो यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें आप प्रीवियस ईयर का बेस बेस सकते हो। अगर तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीज है तो इंडेक्स नंबर राइज करेगा, यानी कि चेंज है परसेंटेज चेंज, अगर वो इंक्रीज करे तो इंडेक्स नंबर राइज करेगा। अगर इंडेक्स नंबर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है जो परसेंटेज चेंज है वो बेसिकली सेम ही है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो फॉल कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है वो खत्म हो गया। अच्छा, वो यहाँ पर अब चेन बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पर आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो अब फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछ लेता है 2016 की फिगर क्या है, 2016 की सेल्स रेवेन्यू कितना होना चाहिए, फिगर क्या होगी फोरकास्ट, फॉर एग्जांपल वो कहता है। अब ये सिर्फ इसी सिचुएशन में एप्लीकेबल है। आपको पता है कि हर साल कोई चेंजेस तो आ नहीं रही, इंडेक्स नंबर कांस्टेंट ही है। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला है इसको यूज करते हुए अगली फिगर भी निकाल लेंगे। ठीक है, करंट ईयर फिगर आपने निकालनी है, यानी कि 2016 की, उसकी जगह मैं एक्स लिख देता हूँ। पिछले साल की फिगर थी 1464 मल्टीप्लाई बाय 100, और इंडेक्स नंबर क्योंकि कांस्टेंट ही है तो इसका भी 110 होगा। तो x इज इक्वल टू ये 1464, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1464
टाइम्स 110, और ये 100 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 1464 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 1610। तो मतलब है 2016 की सेल 1610 होगी। तो देखें, इसको आप रिवर्स करके इस इक्वेशन को, सब इस इक्वेशन से आप बाकी चीजें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड डाटा गिवन है। इसी सिचुएशन में एप्लीकेबल है, क्योंकि ये यहाँ पर ये कांस्टेंट है ना, स्टैटिक है। अगर तो ये ऊपर नीचे हो रहा था कभी 5 से 10 से 15 से, तो फिर एक कोई ट्रेंड तो नहीं चल रहा ना। जैसे इंडेक्स नंबर का अगर ट्रेंड चल रहा हो तो फिर आप वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर इरेगुलर है, रैंडम है, तो फिर आप आगे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। पर खैर, ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर।